नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण जगत में। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अध्याय संधि, और संधि में बच्चों हमने स्वर संधि के 5 भेद विस्तार से पढ़ लिए थे। तो आइए आज दूसरा भेद जानते हैं, व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन के विषय में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का व्यंजन से और स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द का स्वरूप हमारे सामने आता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे सत जमा चरित्र, सच्चरित्र। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत जमा लेख, उल्लेख। शरत जमा चंद्र, शरत चंद्र। दिक जमा अंबर, दिगंबर। तब बच्चों त का च कैसे हो गया, त का ग कैसे हो गया? तो आइए ये नियम जानते हैं, व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग आप जानते हैं सारे, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और टवर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं हमारे, और इनके पहले वर्ण यदि वर्ग का, हर वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, यानी तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ और य, र, ल, व, इनमें से किसी स्वर से पहले हो तो वो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का क्या हो जाएगा? ग। तीसरा वर्ण क्या है? कवर्ग का क, ख, ग तीसरा वर्ण है। ऐसे ही चवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? च, छ, ज, ज। तो क्या हो जाएगा? च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, ट, ठ, ड तीसरा वर्ण है। त का त, थ, द ये भी तीसरा वर्ण है तवर्ग का, और प का तीसरा वर्ण ब, प, फ, ब, पवर्ग। तो इस प्रकार आप उदाहरण देखिए, वाक जमा ईश, कवर्ग का देखिए, क का तीसरा वर्ण क्या है? ग, इसलिए, और दूसरी ओर क्या है? स्वर। इधर इन सारे वर्णों में से कोई एक होगा, और उधर यदि कोई स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वाक जमा ईश, क का क्या हो गया? ग, वागीश। अच जमा अंत, तो चवर्ग का क्या बन गया? ज, च का हो गया ज, अजंत। ऐसे ही जगत जमा ईश, जगदीश। अब है बच्चों दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर, अगर न है या म है पर पहला वर्ण पंचमाक्षर में बदल जाता है, जो अंतिम वर्ण होता है ना वर्ग का, क, ख, ग, घ, ङ, तो ङ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक जमा में क के बाद म आ गया। इधर नियम में हमें बताया ना कि म होने पर न या म होता है तो अंतिम वर्ण हो जाता है, तो वांग्मय। तत् जमा में, इसी का भी क्या हो जाएगा? न, तन्मय। सतमार्ग, सन्मार्ग। तो ये थे हमारे बच्चों विसर्ग व्यंजन संधि, और इसका अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, आराम से आप सीख सकेंगे। अब बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर अथवा व्यंजन से मिलकर विसर्ग जब मिलता है तो उससे क्या विकार आता है और शब्द का क्या रूप बन जाता है, तो वो देखिए, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनह जमा विनोद। अब विसर्ग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों? विसर्ग आप संस्कृत में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। विसर्ग, ये जो 2 बिंदु हैं, है ना, ये कोष्ठक में दिए हुए हैं, इनको कहते हैं विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण सदा ह के समान होता है, इसलिए मनः। मनः जमा विनोद, मनोविनोद। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। नि जमा धन, निर्धन। ये सारे उदाहरण हैं विसर्ग संधि के। अब नियम के अनुसार कैसे ये शब्द बनेंगे, तो देखिए,
विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग ओ कब बन जाता है? अगर विसर्ग से पहले अ हो, यानी पहली साइड में क्या होगा? अ होगा, और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, यानी उधर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, या य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मनह जमा ह, अभी बताया ना, य र ल व ह, तो इधर इस तरफ ह है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? मनोहर, ओ हो जाएगा। मनह जमा ज मनोज, ऐसे ही यशः जमा दा यशोदा, अ और द इधर आ गया ना, तो कौन सा वर्ण है ये इसका? त थ द, तीसरा या चौथा वर्ण हो ना होगा, तो यहाँ पर तीसरा चौथा या पांचवा, तो ये कौन से वर्ग का है? त थ त वर्ग का है द, तो ये इस यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, यशोदा। ऐसे ही मन है जमा रथ मनोरथ। अब है दूसरा नियम, विसर्ग का रे कब बन जाता है? देखिए, विसर्ग से पहले यदि ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर भी हो, ए हो, या हो, आ हो, अथवा कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग का मेल किसी के साथ किसी भी वर्ण के तीसरे चौथे वर्ण के साथ य र ल व ह से यदि होता है तो विसर्ग र के रूप में बदल जाता है। एक बार फिर देख लें, ए आ के अतिरिक्त यदि अगर विसर्ग से पहले ए आ आता है या अन्य कोई भी स्वर आता है, तो और विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर के साथ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण के साथ य र ल व ह में से यदि कोई होता है तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे नि जमा जन निर्जन, नि और यात निर्यात, दु जमा भाग्य दुर्भाग्य। अ स्वर है ना इधर, दु विसर्ग से पहले अ, ऊ स्वर है यहाँ पे और उधर ग है, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? र, दुर्गम। ऐसे ही दु जमा व्यवहार दुर्व्यवहार, दुह जमा गुण दुर्गुण। तीसरा नियम है विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग श में कब बदल जाता है? अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और उसका मेल अगर दूसरी तरफ च छ श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। ये चार शब्द याद रखें, चार वर्ण याद रखें, च छ श, तीन मेल, ये तीन, ये च छ और श, इन तीनों वर्णों को याद रखें, और इधर कोई स्वर हो, स्वर कोई भी हो। जैसे नी, यहाँ पर ई है, ई स्वर है, और उधर क्या हो गया? छ, च छ श, इन तीनों में से हो तो निश्चल। दुह जमा शासन दुशासन, यहाँ पर भी, और इसी तरह से दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र, और निह जमा च निश्चय। अब देखते हैं विसर्ग का से हो जाना। विसर्ग से कब बन जाता है? जब विसर्ग का मेल त थ स से होता है। इधर विसर्ग है, दूसरी ओर त थ और स वर्ण है, तो विसर्ग से में बदल जाता है। जैसे देखिए, नमः जमाते नमस्ते, उधर त है, दु जमातर, इधर क्या है? दुस्तर, और नि जमा तेज निस्तेज। ऐसे ही विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग श में कब परिवर्तित हो जाता है? जब विसर्ग के पहले ये स्वर हो ई उ, ई या ऊ हो, और विसर्ग का मेल क ख ट ऊ और प, यदि ये वर्ण दूसरी ओर होंगे, प और फ हों, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। जैसे दुह जमा कर्म दुष्कर्म, इधर क्या है वर्ण? ऊ, इधर बताया ना कि नियम में ई या ऊ होगा तो, और दूसरी ओर क ख ट ठ प फ, यानी हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यदि होता है तो उनको वहाँ पर विसर्ग श में बदल जाता है। दु जमा कर्म दुष्कर्म, ऐसे ही नि जमा पक्ष, देखो इधर क्या है? ई स्वर है, और उधर प फ भ, प वर्ग है, प ब से मेल हो रहा है। अभी आपने नियम में पढ़ा है कि क ख च छ प फ यदि दूसरी तरफ ये होंगे तो विसर्ग का श हो जाएगा, इसीलिए ये बन गया निष्पक्ष।
निह जमा फल निष्फल प फ दूसरा वर्ण है। नि जमा कलंक निष्कलंक। अब विसर्ग कभी कभी लोप भी हो जाता है, और लोप कब होता है, किस स्थिति में विसर्ग का लोप होता है, जब विसर्ग का मेल रे से होता है। दूसरी तरफ यदि रे है और इधर विसर्ग है तो क्या होगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके साथ ही विसर्ग से पहला स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। पहले वाला जो स्वर है वो तो दीर्घ हो जाता है, इधर छोटी की मात्रा तो बड़ी की हो जाएगी। देखो, नी जमरज नीरज, नी जमरस नीरस। इसी तरह से यदि दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो रहा है तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अंतः अतः जमा एव, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ स्वर है और उधर क्या है, ए, अतएव, तो क्या बन गया ये, अतएव। विसर्ग का रहना, और कभी ऐसा होता है विसर्ग ना लुप्त होता है और ना किसी अन्य रूप में बदलता है, वह वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, कब होता है ये, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग का मेल क ख प फ, क ख प फ, इन चार वर्णों को याद रखें तो विसर्ग यूं का यूं रहता है। अंतः जमा करण अंतःकरण, प्रातः जमा काल, इधर क है तो प्रातः काल। तो बच्चों ये थी आपकी विसर्ग संधि। तो संधि आपकी पूरी हो चुकी, और अब तक जो हमने पढ़ा है आइए एक बार उसको पुनः दोहरा लेते हैं। पहला बिंदु है, ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा है, संधि के तीन भेद हैं, अच्छे से जान चुके हैं आप, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है ये भी, दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं, ये आप जान चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल अभी जाना है आपने। और विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होने पर वह विसर्ग में बदल जाता है, विसर्ग में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी हम सीख चुके हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो ये बच्चों आप स्वयं भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, फिर भी एक उदाहरण मैं कराऊंगी, बाकी उदाहरण आप करेंगे। विद्या जमा आल्य, विद्या जमा अल्य, और विद्या जमा अल्य और विद्या जमा आल्य, तो कौन सा सही स्वरूप है वो देखिए। आपने दीर्घ संधि के दौरान पढ़ा था, आ और आ मिलकर दोनों दीर्घ रूप हो जाते हैं, दीर्घ संधि में स्वरों का दीर्घ रूप ही हो जाता है, तो इसमें ये अंतिम वाला ठीक है, विद्या जमा आल्य। ऐसे ही दूसरा है रामेश्वर, इसमें कौन सा रूप ठीक है, राम जमा ईश्वर ठीक होगा इसमें, राम जमा ईश्वर, तो इसमें कौन सा ठीक है, दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा वाला है ये, हाँ, राम जमा ईश्वर, सेकंड वाला दूसरा ही ठीक होगा। और इसी तरह ये ग नमस्ते का सही संधि क्या होगा, नमः जमा ते, इसमें भी तीसरा ठीक है। मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप दोहरा लें, और ये सारे अभ्यास जो हैं बीच में ये आप खुद करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद भी आपने बहुत अच्छे से सीखा था, 2 मैं करा देती हूँ, बाकी आप करेंगे। गिरीश, गिरी दोनों में छोटी की मात्रा आएगी, जमा ईश, इधर गिरी उधर ईश, दोनों मिलकर क्या बन गया, गिरीश। तो हमने इसको संधि विच्छेद ही करना है, यहाँ पर अलग करना है। गुरु जमा उपदेश, गुरु जमा उपदेश। सूक्ति, सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति। तो इनको आप स्वयं करेंगे और समस्या आने पर मुझसे पूछेंगे। और बच्चों, ये जो प्रश्न संख्या 3 है, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और दूसरा ख भाग है इसी का, संधि के कितने भेद हैं। आपको अपने व्याकरण की कॉपी में जहाँ व्याकरण का कार्य करते हैं उसमें सुंदर लेख में करने हैं, और बाकी का जो कार्य है वो आपको इन्हीं रिक्त स्थानों में भरना है, पुस्तक में ही करना है। इनको मिला लीजिए। धर्म जमा आपने इनकी संधि करनी है और सामने इसका भेद भी लिखना है।
देखिए धर्म जमा आत्मा, इनको अगर संधि करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्मात्मा। और संधि का नाम क्या होगा, अ और आ मिलकर क्या बना, स्वरों का मेल है ना यहाँ पर, तो स्वर संधि। और स्वर संधि का भी ये दीर्घ संधि है, दीर्घ भेद है। दूसरा है राका जमा ईश, यानी राकेश, और ये संधि कौन सी है, स्वर संधि। रामेश्वर अभी भी पढ़ा था आपने, राम जमा ईश्वर, रामेश्वर। रामेश्वर कौन सी संधि है, राम, अ और ई को मिलकर ए हो जाता है, किसमें, गुण हो जाता है, यानी गुण संधि में। तो अगला देखेंगे, जगत जमा ईश, जगदीश। त का त थ द तीसरे वर्ण में बदल गया व्यंजन में, तो जगदीश हो गया। और अगला है सु जमा अच, स्वच्छ। ये भी आपका स्वर संधि है, और इसका कौन सा भेद होगा, ये यण। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। ये भी आपका यण संधि का ही भेद है। और महाजमा उदय, क्या आ जाएगा, महोदय। ये भी आपकी स्वर संधि है। तो अब बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से सही के सामने सही और गलत के सामने आपने गलत लगाना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो ये प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है ये आपका, प्रश्न संख्या 5। दीपावली शब्द में व्यंजन संधि है। देखो दीप और जमा अवली, इसमें तो अ और आ मिलकर स्वर है ना दोनों, तो ये हमारा गलत है, व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि व्यंजन में स्वर, व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है। तो यहाँ पर आप गलत लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। यशोदा शब्द में स्वर संधि है, यशह जमा दा, तो विसर्ग आ गया ना इसमें, तो ये स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती, विसर्ग संधि है, इसको भी क्रॉस करिए। महोदय शब्द का संधि विच्छेद है, महाजमा उदय, बिल्कुल सही है, इसके सामने आप सही लगा दें। तो बच्चों अब अगला प्रश्न, अगला है भाग इसका, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सु जमा आगत, तो ये गलत है, इसके सामने क्रॉस लगा दें। स्वर संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, स्वर संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, सही है बिल्कुल। और व्यंजन से व्यंजन का भी तो मेल होता है, तो इसको आप क्रॉस कर दें, एक ही बात लिखिए, इसमें दोनों होनी चाहिए। वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है, ठीक है बिल्कुल। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित वर्णों के मेल से 2 शब्द बनाइए, आसानी से आप बना सकते हैं। ए जमा आ दोनों मिलकर क्या बन गए, आ। उदाहरण बता देती हूँ, जैसे हिम जमा आल्य, क्या बन गया, हिमालय। बाकी के आप करेंगे, प्रॉब्लम कोई समस्या आने पर पूछेंगे। संधि किसे कहते हैं, इसमें भी आपने सही विकल्पों के आगे सही लगाना है और गलत के आगे गलत लगाना है। कि 2 वर्ण, संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को, 2 ध्वनियों के मेल को, दोनों ही ठीक है, इसमें 2 वर्णों का मेल भी ठीक है और 2 ध्वनियों का मेल भी ठीक है। तो बच्चों आज आपका ये है संधि अध्याय पूर्ण हो चुका, और इसके बाद ये रचनात्मक कार्य है, ये आपको स्वयं करना है। वर्ग पहेली बहुत ही रोचक कार्य होता है, इसको आप स्वयं करें। अगर कहीं परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।